मैं हूं मनोज मनु। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों के साथ संवाद किया है। इसके अलावा प्रदेश में 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि भी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों के साथ संवाद करते हुए किसानों को कृषि कानून के फायदे भी समझाए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर एक के बाद एक कई हमले भी किए हैं और यह पहला मौका था जब सीधे प्रधानमंत्री से किसानों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष को सीधे आड़ो हाथों लिया और विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहा है, इस तरह के वाक्यों का भी प्रयोग किया गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी सीधा हमला बोला है। मोदी ने कहा है कि कर्ज माफी कांग्रेस की धोखाधड़ी थी। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक खेत जोता जा रहा है, बहाना बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दूसरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। अब मुझे जवाब चाहिए, मैं तमाम तरह के सवाल हैं उस पर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल विपक्ष ने किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई है, यह सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा। किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए, ये मध्य प्रदेश के किसान मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं निहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दो। 23,000 पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और 23,000 पंचायतें सीधे प्रधानमंत्री के इस भाषण को लाइव देख रही थी जो किसानों से जुड़े हुए थे। वहां पर किसान बैठे हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों को संबोधित कर रहे थे तो कई तरह की बातें उन्होंने रखी और इन्हीं बातों के मद्देनजर हमारे कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मुझे चाहिए। जी हां, इनका जवाब हमें चाहिए क्योंकि देश देख रहा है। पहला सवाल, विपक्ष ने किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है क्या? दूसरा, क्या किसानों से छल करता दिख रहा है विपक्ष? तीसरा, क्या कांग्रेस ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है? और चौथा, क्या प्रधानमंत्री के इस संवाद से बात बनेगी? क्या किसान मान पाएंगे? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने किसान सम्मेलन आयोजित किए हैं तमाम इलाकों में।
प्रदेश के कई जिलों में, और उन किसान सम्मेलनों में किसानों को बुलाया जा रहा है, किसानों को बुलाकर उनसे सीधा संवाद किया जा रहा है और उनसे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 3 कृषि सुधार कानून हैं ये आपके हित के लिए हैं। विपक्ष की बातों में मत माना, क्योंकि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे 23,000 पंचायतों से संबोधित करते हुए किसानों से अपनी बात रखी है और उन बातों में तमाम तथ्यों को उठाया है। हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या पीएम के संवाद से बात बनेगी, क्या विपक्ष इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्या विपक्ष किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहा है और क्या विपक्ष खुलकर आया है। तमाम तरह की चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी से सुदेश वर्मा मेरे साथ मौजूद होंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और मेरे साथ मौजूद होंगे ऋषि मिश्रा साहब, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सवाल ऋषि साहब आपसे ही ले लेता हूं। प्रधानमंत्री का संबोधन, किसानों से सीधी बात, क्या बात बनेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि विपक्ष के जो जितने भी सियासतदान हैं किसान आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं 2-3 वाक्य आपको बताना चाहता हूँ मनोज जी। 73-74 में बहुगुणा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी के, उसमें बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ थी उस समय। अटल बिहारी वाजपेयी बहुगुणा सरकार के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा था, सड़क पे उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने इवन गिरफ्तारी भी दी थी। तो क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जो बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हैं, बीजेपी के सुदेश वर्मा जी से, क्या अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसान आंदोलन के नेता या किसान संगठन ने अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण दिया था? 1990 में महेंद्र सिंह टिकैत ने जब किसान आंदोलन किए थे, तो क्या ये बीजेपी उस समय सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही थी, नहीं कर रही थी? किसान आंदोलन में भाग बढ़ चढ़ के ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? सरकार पे सवाल उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे थे? 2012-13 में यही राजनाथ सिंह जी, आज जो राजनाथ सिंह जी बयान पे बयान दे रहे हैं, राजनाथ सिंह राकेश टिकैत के मंच पे उपस्थित थे कि नहीं थे? तो सवाल उठता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा। और उससे पहले जो सवाल उठता है ऋषि साहब कि अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष किसान आंदोलन में अगर किसानों के पक्ष में संवाद कर रहा है, बात कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, तो क्या इसे यह कहा जाए कि किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है विपक्ष? सुदेश वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुदेश साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर देश को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किसानों को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उस संवाद में ये वो कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा है, और उस पर ऋषि मिश्रा तर्क देते हैं, तो इस पर क्या कहा जाए? मनोज जी, पहली बार मैं आपके साथ स्क्रीन पर हूँ इंडिया न्यूज के। पहले तो आपको बधाई, आप यहाँ आए हैं इतने अच्छे चैनल में। और देखिए, जो मुद्दा है ऋषि जी जो बता रहे थे, आपको पता है बदलाव जो है ये असंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बदलाव आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, जब 1991 में लिबरलाइजेशन हो रहा था, नरसिम्हा राव जी कर रहे थे, तो सबने यही बात किया था। उसका इम्पैक्ट आपने देखा इंडस्ट्री पर क्या पड़ा। आपने ये भी देखा जैसे राजीव गांधी जी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो कैसे ट्रेड यूनियंस वगैरह अपोज कर रहे थे कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस होगा, सब लोग बेघर हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। और आज कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में उस समय पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्ट करती है। देखिए, यहाँ एक गजब का विडंबना है, अगर आप रैशनली सोचिए तो, यहाँ कोई किसी से ले नहीं रहा है, किसी को दे रहा है। और क्या दे रहा है? एक अल्टरनेटिव रूट दे रहा है, और आपको ये भी नहीं बोल रहा है कंपलसरी कि आप उसी रूट में जाइए। आप मत जाइए, उस रूट को मत लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मत जाइए, एपीएमसी मार्केट से बाहर मत जाइए, प्राइवेट मंडी के बाद मत जाइए, आपसे कोई खरीदने जाता है मत दीजिए। ये सब ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आप वो लोग जो किसान का बेटा साइंटिफिक तरह से खेती करना चाहता है, उन्नत खेती करना चाहता है, उसको आप रोक रहे हैं। बीजेपी को घेर रहे हैं, मत जाइए। समझ में नहीं आ रहा, मैं जवाब दे दूंगा। और यहाँ पर अभी मैं पूरा कर लूं, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपको बहुत शांति से सुना, आप भी सुन लीजिए। यही दिक्कत है, एक दूसरे को सुनेंगे तो शायद समस्या का हल हो जाएगा। आप अपनी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब राजीव गांधी कंप्यूटर को लेके आए थे, तो आप ही के नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट गए थे। अब अपने नेता को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहा हूँ मैं, जिंदगी की असलियत अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेकर पार्लियामेंट गए थे, राजीव गांधी की असलियत से वाकिफ करा रहा हूँ।
और देखिए यही कारण है कि अरे समझ में नहीं आ रहा अपना कि किस बताइए ना, बिंदु पर प्रॉब्लम है, 2002 से 2012 उस बिंदु पर चर्चा नहीं हो रही। और राजनीतिक पार्टियां जो है सिर्फ भड़का रही है, सिर्फ आग लगा रही है, वो चीजों को समझी हुई है। राजनीतिक पार्टियां चीजों को समझी हुई है, क्योंकि सबने अपनी मैनिफेस्टो में ये बोला था, सबने यही बात की थी। जवाब ले लेते हैं, शोर में जवाब नहीं आ पाएगा जी। देखिए, समझने के बाद भी मनोज जी, राजनीतिक पार्टियां सब समझी हुई हैं, ये सही है। इन्होंने कभी कभी कमिट भी किया था, मैनिफेस्टो में भी रखा था, और जान के नासमझ बन के इसको आग लगा रहे हैं। अगर रैशनली कोई डिबेट करना चाहे तो उससे डिबेट हो सकता है, लेकिन आप रैशनल होना चाहते हैं क्योंकि आपको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिखता है, तो निश्चित ही हम बताएंगे कि आप किस तरह से कर रहे हैं और आपको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। चलिए, उसी तरह से आपने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। विपक्ष के हमारे एक और साथी अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं। अनुराग साहब, प्रधानमंत्री की बातें आपने सुनी होंगी और बार बार भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, राज्यों के जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जमीन खिसक गई है, विपक्ष की जमीन खिसक गई है, इसलिए अपनी विपक्ष जमीन तलाश रहा है। इस मुद्दे को लेकर क्या कहें? मुझे लगता है कि किसान इस देश का सबसे अहम हिस्सा है, समाज का सबसे बड़ा वर्ग है किसान। और हम सब लोग यहाँ पे किस लिए हैं? देश के अंदर में कोई भी राजनीतिक पार्टी किस लिए है कि सत्ता में बैठा दल जब किसी पे अन्याय और अत्याचार करने लगे तो विपक्ष की भूमिका में विपक्ष का कर्तव्य होता है कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे और किसानों से कंधे से कंधा मिलाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है राजनीति है तो मुझे राजनीति मंजूर है। अगर हम बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा, अगर यहाँ पे लोग बेरोजगार होंगे उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाएंगे। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी के साथ, हमारे संवाददाता के साथ। मैं जानना चाहता हूं, राकेश टिकैत साहब से पूछा जाए कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें रखी हैं, जो संवाद किया है, उस संवाद से किसान नेता राकेश टिकैत कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखो, संवाद तो वही तो कर रहे हैं ना जो उन्होंने बिल बनाए, किसानों की जो योजनाएं लेकर आ रहे, वे अपनी योजना बता रहे। ये तो सरकारों की योजना होती है, बताना चाहिए उनको सबको। नहीं, वो योजना नहीं बता रहे, वो ये भी बात कर रहे हैं कि किसानों को भ्रम पैदा किया जा रहा है, किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है और विपक्ष को किसानों के इस आंदोलन में साथ नहीं आना चाहिए, ये भी कहा है। तो यहाँ तो नहीं आ रहा कोई विपक्ष वाला, कोई आवेगा तो मिलवाइए हमको उनसे। यहाँ तो नहीं आया कोई। नहीं तो क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं तो? और उनको तो ऐसे दस्तावेज ये पेश करवा कर दे देते हैं जो उनके अधिकारी बैठे कि उन पर तो झूठ बुलवाने का ही तो काम करें ये। मतलब देश के प्रधानमंत्री पे झूठ बुलवा देते हैं। तो ये तो जो अधिकारी है यहाँ पे, जो कंसर्न अधिकारी पीएमओ में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए जो गांव के लोग हैं उनको एडवाइजर बनावे अपने, वे सही सलाह देंगे उनको। नहीं तो टिकैत उनसे वहां सहारनपुर में बयान दिलवा दिया जी, कहा कि गन्ने का भुगतान 15 दिन में होगा और पूरा भुगतान हम देंगे, नहीं होगा तो ब्याज देंगे। ना भुगतान हुआ ना ब्याज दिया गया, क्योंकि अधिकारी ने लिख कर दे दी उनको लाइन, उन्होंने वह बोल दी। देश के प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी नहीं करवाना चाहिए इनको। ये जो इनके अधिकारी हैं जो इनको ड्राफ्ट बना कर देते हैं, इन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो टिकैत साहब, मतलब आपके आज भी कह दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करवा दी जी। हाँ भाई, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो C2+50 वाला फार्मूला था, इनने A2+FL वाला फार्मूला करा। किसान की मजदूरी नहीं जोड़ी, उसकी जमीन की मजदूरी नहीं जोड़ी, जो इनके घोषणा पत्र में था वो पूरा नहीं करा। लेकिन अधिकारियों ने आज भी उनको एक दस्तावेज दे दिया, तो ये नहीं देना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री जी को वो कागज देना चाहिए जो वे बोल रहे वो ऑथेंटिक हो और वो सच हो पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा। मैं नहीं करा तो दूसरे और लोग करेंगे, तो हमको भी आता है कि उनसे। ठीक है, आपका सीधा संवाद हम करवा रहे हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता हमारे साथ मौजूद है। सुदेश जी, आपने सुना राकेश टिकैत साहब ने क्या कहा? हाँ, करवा दो जी, करवा दो। टिकैत जी, टिकैत जी ये बताइए जी, टिकैत जी एक बात बताइए
कि जब सरकार आपसे कुछ ले नहीं रही है, कुछ छीन नहीं रही है और आपको एक पैरेलल सिस्टम दे रही है जहां आप यूज करें न करें वो आपके ऊपर है, तो ऐसे कानून को क्यों अपोज करना? ऐसे समझ में आता है जब किसी का हक छीना जाता है तो लोग अपोज करते हैं। यहां तो एक पैरेलल सिस्टम दिया जा रहा है। आप अगर चाहें तो एपीएमसी में जाइए, चाहें तो प्राइवेट मंडीज में जाइए, चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूज करें, चाहें तो न करें। और आपको क्यों लगता है इतना बड़ा किसान की जनसंख्या है, क्या कोई भी सरकार किसान के खिलाफ जा सकती है? या कोई भी बिजनेस हाउसेज हो, क्या वो किसानों की जमीन को गिरवी कर देगा, ऐसा कर देगा? ऐसा हो सकता है कभी इस दुनिया में? ठीक है साहब, जवाब दे दीजिए वर्मा जी की बात का। आप एमएसपी लागू करवा दो जी आप हमारी, और हमें वो जगह बता दो जहां पे उससे एमएसपी से ज्यादा मिलता हो। वह दुकान जरूर बता दो, हम भी चले जाएंगे वहीं पे ही। टिकैत साहब एक बात बताइए, एमएसपी का जो मुद्दा है इस कानून का मुद्दा तो है नहीं, ये मुद्दा तो छेड़ा नहीं गया। इसका मतलब एमएसपी कंटिन्यू करेगा, सरकार खरीद जारी रखेगी। तो यही है कि जो सा किसान के फायदे का था। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हेरा फेरी है, यही तो गड़बड़ है ना कि एमएसपी तो इससे बगल रखी और कानून बना दिया। भाई बड़ा प्लेयर आएगा, व्यापारी आएगा खरीदने, वो एमएसपी से नीचे पर खरीद करेगा, एमएसपी पे आप खरीद नहीं कर रहे। तो आप अगर इसमें उसको क्लोज एक डलवा देते कि भाई कोई भी आएगा एमएसपी से नीचे नहीं खरीद करें, तो आपका भी धन्यवाद करते भाई सरकार का। एक बात बताइए, जनता ने वोट दे रखी सरकार को, एक बात बताइए, जी पूछिए ठीक है साहब से। ठीक है जी, एक बात बताइए, क्योंकि आप बहुत समझदार किसान नेता हैं, आप एक बात बताइए कि लेकिन वर्मा जी अगर टिकैत साहब समझदार नेता हैं, किसान नेता हैं, तो उन्होंने तो कह दिया कि यहाँ पे तो कोई भी विपक्ष का नेता नहीं आया, और भाई अगर कोई आए तो हमें भी मिलवा दो। और अधिकार देश को अधिकारी पर्चा भेज दो, विपक्ष वालों को भेज दो यहाँ पे कम से कम। जी आपके सामने यहाँ नहीं आ रहा कोई पक्ष वाला भी नहीं आ रहा, यहाँ पक्ष वाले तो जरूर आ जाए, यहाँ बीजेपी के तो आ जाए, आरएसएस के आ जाए, यहाँ पे घूमते फिरते। देखिए कोई भी सच नहीं बोल रहा जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं विपक्ष के, क्योंकि उन्होंने अपने एजेंडा में ये रखा था। मेरा छोटा सा प्रश्न है टिकैत साहब, मेरा छोटा सा प्रश्न है, इसको सुन लीजिएगा कृपया। कृपया छोटा सा एक प्रश्न पूछ लूं मैं ऋषि जी? पूछिए ठीक है साहब से ऋषि जी को चुप कराएंगे तभी तो वो बाहर से। वर्मा जी पूछिए, मुझे बोलने दें। टिकैत साहब सुनना। देखिए टिकैत साहब एक बात बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आप बहुत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी होगा उसके साथ, वो कोई भी हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आप तभी करेंगे, एमएसपी डिक्लेयर्ड उससे नीचे कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपको कम प्राइस नहीं दे सकता है। अगर आपकी खेती खराब भी हो जाती है तो भी आपको वो प्राइस देना पड़ेगा उस व्यापारी को। ये तो एक है ना प्रावधान। और प्रोड्यूस मतलब जो पैदावार हो रहा है उस पर एग्रीमेंट होना है। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसानों का रहेगा। जवाब दे दो। सेफ्टी दी जा रही है। टिकैत साहब मैं ये कह रहा हूं कि आप उसमें क्लोज ये डाल देते कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई भी खरीद करेगा, वो एमएसपी से नीचे कोई भी अगर देश में व्यापार करेगा, वो कंपनी यहाँ की हो या बाहर की हो, अगर किसी को व्यापार करना है तो वो उसके एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेगा। आप ये डाल देते तो उससे बहुत फायदा मिल जाता, क्योंकि लेकिन ये तो डालने को तैयार नहीं है ना सरकार। टिकैत साहब आप इस मांग पर अड़े हैं, किसान संगठन इस मांग पर अड़े हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दो, आप कानून में एमएसपी की गारंटी डालो, लेकिन सरकार कहती है कि जैसी एमएसपी चल रही थी वैसी चलती रहेगी और आगे भी रहेगी, हम ये नहीं डालेंगे। अब क्या करें? अब ये बताइए गतिरोध टूटेगा कैसे? चलिए आप बताइए गतिरोध कैसे टूटेगा? हम क्या कारण है मनु जी? और हम कहा तुड़वा रहे गतिरोध टूट रहे? हम क्या तुड़वा रहे गतिरोध? हम तो यहीं रहेंगे, हम क्या जा रहे कहीं? आप सरकार की बात नहीं मानेंगे? नहीं, सरकार तो यहाँ है नहीं अब दिल्ली में। सरकार तो गांव में जा रही, 700 पंचायत करने जा रही। वो जब आ जाएगी बात कर लेंगे। ठीक है सुदेश जी, बड़ा व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि सरकार तो दिल्ली में है नहीं है, वो तो 700 पंचायतें में जा रही है करने के लिए किसानों से बात। ना व्यंग क्यों करेंगे भाई? हम तो इनको पिछले 7 साल से कह रहे भाई गांव में जाओ, ये गांव में नहीं जा रहे थे, हम दिल्ली में आए, ये गांव में जा रहे। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम सरकार गांव की तरफ तो जा रही। भैया आप दिल्ली में जा रहे हो, अब बात किससे करे? गांव में गई तो गांव के लोग ही तो पूछेंगे।
हाँ सुदेश जी, आपने आ जाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे। देखो जो जहां से गया ना उसको वहीं पड़ेगा जी। देखिए, आपने एक सफल प्रयास किया है कि वार्ता हो, और यही वार्ता सरकार के साथ अगर करेंगे तो निश्चित ही हल निकलेगा। सरकार इनके सभी कंसर्न्स को एड्रेस करेगी, लेकिन हम लोग ये खुले दिमाग से चर्चा करें ना। हम इस दिमाग से चर्चा क्यों करें? कानून वापस ले लो तभी चर्चा होगी। नहीं सुदेश जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने बातचीत की। इसमें कोई शक नहीं है कि कई दौर की बातचीत हुई, 5 दौर की वार्ता हुई, किसान संगठन भी बैठे, सरकार के लोग भी बैठे, लेकिन वार्ता नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि किसानों की जो मांगे थी, किसान उस मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार कहती है कि हमारी एक लिमिट है, हम इन बिंदुओं में सुधार कर सकते हैं, इसके आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद बात नहीं हो रही है। और आपने सुना टिकैत साहब कहते हैं कि भैया हम तो आ गए, अब नहीं जाएंगे, अब तो हमारी बात मानो तब जाएंगे। 8 तारीख के बाद से सरकार नहीं, सरकार से हम तो वार्ता करने को तैयार है। 8 तारीख के बाद में सरकार हमें बुलाई नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप टिकैत साहब, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इंटरव्यू करने गया, उन्होंने खुद मेरे फोन पर किसान नेताओं से बात की, शिव कुमार कक्का जी से बात की, शिव कुमार कक्का जी ने तमाम लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं और जल्द आपको वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। 15-16 तारीख तय हो रही थी, लेकिन शायद फिर वो आगे बढ़ गई। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर ऋषि साहब और मोदी साहब ने कह दिया कि भ्रम फैला रहा है विपक्ष। ऋषि जी देखिए, आप सुदेश वर्मा जी पत्रकार भी रहे हैं और सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन क्या करें, बेचारी की मजबूरी है, पार्टी को डिफेंड करना है उनको। अब देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह इतने दिग्गज नेता हैं, मनोज जी राज्यसभा सांसद हैं भाजपा के, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं। आज उनका बयान आपने देखा होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि मेरे लिए पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर है किसानों का समस्या, और मैं किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूं। यानी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, बड़े क्या देश के, हरियाणा के क्या देश के बड़े नेता हैं, वो इस आंदोलन के विरुद्ध में हैं। आप बताइए, स्वदेशी जागरण मंच आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है मनोज जी, वो क्यों विरोध में है? क्या वो भी स्वदेशी जागरण मंच महेंद्र राकेश टिकैत से जाके मिल गए हैं, या कांग्रेस से मिल गए हैं, या कांग्रेस के बैकडोर से बात हो रहा है, या आरएसएस से जुड़े हुए किसान संगठन भी इसके विरुद्ध में है? नहीं तो आप ये बताइए, किसानों के लिए आपने बिल बनाया, इंडिया में, हिंदुस्तान में 500 से ऊपर किसान संगठन है। राकेश टिकैत साहब से क्या नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के किसी भी प्रतिनिधि ने राकेश टिकैत साहब से बात करने की कोशिश की? ये सुदेश जी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी किसान सम्मेलन कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग में 23,000 पंचायतों को संबोधित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जो संगठन दिल्ली में बैठे हैं, किसान संगठन, एक बार वर्चुअल ही सही देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर दें? हो सकता है कि किसान उनकी बातों पर भरोसा कर ले, मान जाए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को कुछ हिस्से में एड्रेस कर रहे हैं, तो वो एड्रेस तो सभी तक पहुंच रहा है, क्योंकि मुद्दा जो है, मुद्दा तो पहुंच ही रहा है ना। और देखिए, कभी भी इतिहास गवाह है कि अगर आप बहुत रिजिड स्टैंड लेंगे कि माई वे और हाईवे वाला, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार ने कानून बनाने के बाद, और कानून बहुत सोच समझकर बनाया सरकार ने, स्वामीनाथन कमेटी की बात की टिकैत साहब ने, स्वामीनाथन जी ने खुद अप्रिशिएट किया सरकार की सराहना की है। सुन लीजिए ना, आप बीच में टपक के हो जाते हैं। अरे मैं इसलिए टपकता हूं कि क्योंकि टिकैत साहब को जाना, एक सवाल मैं अंतिम पूछ लेता हूं, टिकैत साहब को जाना, एक सवाल मैं अंतिम पूछ लेता हूं। टिकैत साहब, अगर आप अपनी बातों पर अड़े रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और आप जिस ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं, क्या वो ट्रैक्टर वहीं खड़ा रहेगा? क्या वो ट्रैक्टर वापस गांव चला जाएगा, या ये ट्रैक्टर देश की संसद की तरफ बढ़ेगा? ये 26 जनवरी में आएंगे हम दिल्ली में। इसमें तिरंगा झंडा लग का आएगा 26 जनवरी में। मतलब देखेंगे वाटर कैनन कौन चलाता है तिरंगे के ऊपर। देश के वफादार हम हैं, और या जो वाटर कैनन चलाने वाले वे हैं, उस दिन पता चलेगा। मतलब आपने एकदम मन बना लिया है। परेड में शामिल होगा ये ट्रैक्टर। अच्छा, जैसे राज्यों की झांकी रहती है, वैसे आपका भी ट्रैक्टर एक झांकी के तौर पर दिखाई देगा, किसानों की झांकी। भाई क्यों नहीं रहेगा? ये हमारा ट्रैक्टर कोई खेत में चलेगा, ये वहीं चलेगा, पार्लियामेंट में कुछ चलेगा ना ट्रैक्टर, ये उसमें को झांकी में शामिल होगा ट्रैक्टर।
मतलब आपने जो बातें रख दी हैं इससे कम में आप नहीं मानेंगे, किसान नहीं मानेंगे? ना बात इससे कम पे नहीं मान देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, टिकैत साहब का हम शुक्रिया करेंगे। अनुराग चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मैं आऊंगा। अनुराग साहब, किसानों ने तो कह दिया कि हम नहीं मानेंगे इससे कम में, और माफ कीजिए अनुराग भदौरिया साहब साफ तौर पर कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, और बीजेपी कहती है कि विपक्ष किसानों को बरगला रही है, भ्रम फैला रही है। अब ऐसे में खुल के आ जाइए, क्या जाता है? अगर विरोधी करना है तो फिर दिल्ली पहुंचिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, शायद आप सुन नहीं पाए थे, हमारी आवाज काट के टिकैत साहब आ गए थे बीच में। मैंने आपको बोला समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ उनके ताल में ताल मिला रहे हैं, क्योंकि किसान इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है, और समाज का किसी वर्ग के साथ जो वर्ग मुसीबत में होगा, विपक्ष के नाते समाजवादी को उसके साथ खड़ा होना ही चाहिए। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है, और हम उसके साथ खड़े हैं। और उसके साथ खड़े होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विपक्ष इस पे राजनीति करता है, तो वो समझे राजनीति कर रहा है। अगर किसानों पर अत्याचार होगा, किसान देश का हिस्सा, हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। महिलाओं पर अत्याचार होगा, महिलाओं के साथ खड़े नजर आएंगे। बेरोजगारी पे एक समस्या होगी तो हम उसके साथ खड़े नजर आएंगे। हमारा काम यही है कि समाज के अंदर में किसी वर्ग के साथ अगर अन्याय होगा तो हम समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होकर नजर आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लगती है तो राजनीति सही, तो मान ले राजनीति है। मुझे तो लगता है उनको ये बोलने के पहले सोचना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये बोलते हैं कि विपक्ष किसान पे राजनीति कर रहा है, कमाल की बात है। अरे हम राजनीति कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हो आप कि हमारे जो अपने लोग हैं किसान, हम उनको छोड़ दें, उनके साथ खड़े ना हो? उनके लिए काना कानून जो आपने बना दिया है धन्ना सेठों के लिए, तो क्या धन्ना सेठों के साथ खड़े हो जाएं आपकी तरह? आपने कभी चौपाल तो नहीं लगाई बेरोजगारी में घूम घूम के? कभी आपने रैली तो नहीं की घूम घूम के? कोरोना कारण लोगों की मौतें होती रही, तब तो नहीं देखा कि आप चौपाल लगाएंगे, गांव जाके लोगों को समझाएंगे, लोगों को समस्या का दूर करेंगे, तब तो सरकार नहीं आई। आज सरकार चौपाल लगाने जा रही, क्यों? धन्ना सेठों के लिए चौपाल लगेगी, धन्ना सेठों के लिए मीटिंग होगी, और गरीब ठंड में, किसान बेचारा ठंड में जो अन्नदाता, ये बड़ा सवाल है। अगर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि अगर भाई हम किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं और अगर सत्ता में बैठी पार्टी ये कहती है कि आप राजनीति कर रहे हो, तो इसे राजनीति मान लिया जाए। दो किसान नेता और हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जाट हैं जो कि किसान महापंचायत के हैं, कृष्णवीर चौधरी हैं जो कि भारतीय कृषक समाज के हैं। रामपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब गतिरोध है, सरकार बातचीत का प्रयास कर रही है, किसान भी चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन बात उसके पहले नहीं बन रही है कि एमएसपी की गारंटी दो, कैसे होगा? अब बताओ। रामपाल जी कैसे बात बनेगी? रामपाल जी के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं कृष्णवीर चौधरी जी के पास चलूंगा। कृष्णवीर जी, कैसे बात बनेगी, बताइए। हर समस्या का समाधान चर्चा से निकलता है जी, और बात यह है कि मुलायम सिंह जी तो खुद ही बाजार खोलने के लिए 2019 में जब बैठक हुई थी कमेटी में, उसमें उन्होंने बात अब रखी थी। मुलायम सिंह जी बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी हैं, किसानों के लिए बहुत काम किया है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने पूरे जीवन में बाजार खोलने की मांग करते हैं। हाँ, एक बात राकेश ने रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है एमएसपी से कम पे जो है कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। देखो, ये हमारे भी मर्जी है, किसान की अपनी मर्जी है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करें हम एमएसपी से कम पर? एमएसपी पर ही क्यों करें? उससे ज्यादा पर अपनी मनमर्जी क्यों ना करें? कॉन्ट्रैक्ट कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टियों के बीच में। देखिए, तमाम लोगों ने भ्रम फैलाया, पहले ये कहा एमएसपी खत्म हो जाएगी, सरकार उस बात को मान के लिखने को तैयार है। सरकार कह रही है मंडी रहेगी, पहले भ्रम फैलाया मंडी खत्म हो जाएंगी, फिर कहा तीसरा पॉइंट का जमीन छिन जाएगी। सरकार ने इसमें बहुत स्पष्ट करा है कि जमीन से कोई करार नहीं है, जमीन का कोई मतलब नहीं है, जमीन पर लोन भी नहीं ले सकती कंपनी। नहीं, सरकार ने जो बिंदु स्पष्ट करने थे वो कर दिया। उन्होंने एपीएमसी की बात कर दी, उन्होंने एसडीएम की जगह न्यायालय की बात कर दी, उन्होंने तमाम बातें कर दी। नहीं, एक बात बताइए, न्यायालय की बात का भी प्रावधान कर दिया। कल तक तो जब पंजाब में आंदोलन किया था तो कहते थे कि सरकार लिखित में देगी तब मानेंगे मंडी और एमएसपी गारंटी। वो कहते थे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, हम कहना नहीं मानते, लिखा हो चाहिए। आज लिखने की भी बात है। अब क्या वजह है? अब कहां से तार जुड़ गए, कहां से दबाव आ गया, किसने मना कर दिया कि आप वार्ता मत करिए? देखिए, बिना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चर्चा करिए, चर्चा से ही समाधान निकलेगा, बिना चर्चा के कोई समाधान नहीं ना निकला है ना निकलेगा। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है ना कि जिस बात को, जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय को लेकर फसाद हो रहा है, क्यों ना तब तक रोक दिया जाए कानून।
अब देखिए, जब फसाद हो रहा है तो जो परिस्थितियां अब तक थी उन परिस्थितियों को हमेशा ही रख लीजिए। क्या जरूरत है बाजार खोलने की? 8% लोगों को एमएसपी का लाभ मिलता है, 92% आज तक मरा है, शोषण हुआ है। अगर बाजार खुलता है, तमाम लोग जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो बाजार खुलता है तो बड़ा मौका मिलेगा, तमाम सारी चीजें होंगी। रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संबोधित किया है। करीब 23,000 पंचायत से जुड़े किसानों को संबोधित किया है और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि ये जो कानून है, कृषि सुधार कानून है, वो किसानों के हित का है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठा रही हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चल रही हैं। इस पूरी चर्चा में किसान नेता टिकैत भी जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन ऋषि मिश्रा साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये बात तो सच है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पड़ी रही, 8 साल तक रखी रही, आपकी सरकार भी थी, आप चाहते तो इसमें सुधार कर लागू कर देते, किसान हित को लेकर आपने क्यों नहीं किया? मनोज जी, इतिहास में क्यों जाते हैं, वर्तमान में जाइए ना। आज रोहतक में चौधरी वीरेंद्र सिंह धरना पे बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री अपने केंद्रीय मंत्री को, पूर्व केंद्रीय मंत्री को समझा नहीं पाते हैं, प्रधानमंत्री अपने सांसद को नहीं समझा पाते हैं, प्रधानमंत्री हनुमान बेनीवाल को नहीं समझा पाते हैं, प्रधानमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे और उनके पार्टी को नहीं समझा पाते हैं, उनके कैबिनेट में शामिल उनके मंत्री इस्तीफा दे देती है। तो आप देश के जाने माने कम्युनिकेटर हैं, संवाद करने के लिए जाने जाते हैं, तो आप क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसानों से? किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इस पर जवाब दे दीजिए। आप छोड़िए ना, स्वामीनाथन आयोग छोड़िए, सुदेश जी इस पर जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? सुदेश जी इस पर जवाब दे दीजिए। सुन लें तो जवाब दिया जा सकता है जी। देखिए, समाज में जब भी बदलाव होता है, राजा राम मोहन राय खुद आए थे, उनकी माँ उनके खिलाफ आ गई थी। ये फर्क नहीं होता कि कौन आपके खिलाफ है, ये फर्क होता है भैया आपके मंत्री धरना पे हैं आज रोहतक में, फिर शुरू हो गए स्टूडियो में। जवाब ले लेते हैं, ये सारी बातें। हाँ बोलिए जल्दी। नहीं बोलेंगे, मेरे सवाल जवाब दीजिए। आपको एडवांटेज है, मुझे पता है। इनका कहना है सीधे जवाब दे दीजिए मेरे सवाल, सीधे जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ममता बनर्जी, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्व मंत्री जवाब ले लेते, धरना पे बैठे हुए हैं रोहतक में, जवाब बोल लीजिए। आप बोल लीजिए, उसके बाद ही मैं बोलूंगा। वर्मा जी जवाब, मिश्रा जी। हाँ देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये कानून लाया है। नेशनल फार्मर्स कमीशन, जिसको हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट बोलते हैं, बाकी स्टेट की कमिटीज, बहुत से रिपोर्ट, और मैं बहुत दावे के साथ बोल रहा हूं, एक राजनीतिक कंसेंसस था, क्योंकि सभी पार्टी ने इसका समर्थन किया था अपने अपने मैनिफेस्टो में या स्टेटमेंट में। उसको इसी को बोलते हैं ना कि हम लोग राजनीतिक, अगर सब लोग मान रहे हैं तो। अब क्या कारण है, इनसे पूछना चाहिए कि ये लोग अचानक अपने ही चीजों से बदल गए। कम से कम देश से माफी तो मांगे कि हमारी गलती थी। सुन लीजिए। अरे भैया, चौधरी वीरेंद्र सिंह आज रोहतक में धरना पे है। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना। सुदेश जी, इनका ये कहना है, सुदेश जी इनका कहना है विपक्ष तो चलो राजनीति कर रहा है, लेकिन अगर आपके अपने पार्टी के जुड़े हुए लोग या सहयोगी दो लगे ऐसा तो उस पर क्या लीजिए। हम इसकी बात करें कि कौन है, हम इसकी बात करें कि सही क्या है, गलत क्या। आप ये बताइए, आज एक अरविंद पानीगरिया का आर्टिकल आया है, इसको अगर पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे तो भाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह को फैक्स कर दीजिए ना, व्हाट्सएप कर दीजिए। मनोज जी, व्हाट्सएप का जमाना है। अरे भैया, मेरे बड़े भाई, पूजनीय बड़े दादा, आपसे रिक्वेस्ट है। मिश्रा जी का ये कहना है कि उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है, पनगड़िया साहब का जो है जो आर्टिकल है उसको फैक्स कर दिया जाए। रामपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, रामपाल जाट हैं। रामपाल जी, अब कैसे बात बनेगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, ये रिपोर्ट भी आ रही है कि इस पूरे गतिरोध से, इस आंदोलन से किसानों का भी नुकसान हो रहा है, आम आदमी का भी नुकसान हो रहा है, खेती किसानी का भी नुकसान हो रहा है, सब्जियां आसमान पर चढ़ रही हैं, करीब 3,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, एसोचैम रिपोर्ट दे चुका है। बात वहीं की वहीं रुकी हुई है। सरकार कहती है हम किसान हितैषी हैं, हम बात करना चाहते हैं, किसान कहते हैं कि बात कहां करना चाहते हैं, आप हमारी बातें मानने ही नहीं चाहते। ये कैसे होगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी, बताइए। रामपाल जी, मैं दो बात करना चाहूंगा। जी। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार सारे मुद्दे को ढंग से डील कर रही है। आरोप और राजनेताओं का करना, विपक्ष को गाली गलौज करना, किसानों को बदनाम करना, किसानों को डिफेम करना, ये जो सारी नीति तब अपनाई जाती है जब उनके पास सकारात्मक कोई कहने को बात नहीं हो, तब। इसलिए हमने तो ये कहा
कि आज सरकार कॉरपोरेट जगत और संविदा खेती इसके भरोसे किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। बाजारवाद के भरोसे किसानों की आय बढ़ाने की कल्पना ये झूठा मिथक है, ये सही मिथक नहीं है। और हम ये कह रहे हैं किसानों को उनकी उपजों के दाम वो सही मिले, लागत से 1.5 गुना मिले। रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें ये कहा था कि किसानों को सिविल कर्मचारियों से तुलना योग्य आय के स्टैंड पे खड़ा करो, उसके लिए उनको दो लागत से 1.5 गुना दाम। और सरकार ने फार्मूला बदल दिया। तो ये C2 का जो फार्मूला है वो अब तक भी सरकार ने अडॉप्ट नहीं किया। A2 प्लस FL के आधार पर, तो A2 प्लस FL ये पूर्ण कीमत नहीं है, ये आधी अधूरी लागत है। तो आधी अधूरी लागत का 1.5 गुना करना, देखिए सुदेश जी, असल में जो भी संकल्प पत्र पार्टी का आता है उसमें इस बात का जिक्र होता है कि किसानों की जो खेती है उसको फायदे का धंधा बनाना है, उनकी आय दुगनी करना है। अब आप बार बार और बीजेपी के तमाम नेता स्वामीनाथन कमेटी का जिक्र कर रहे थे कि हमने स्वामीनाथन कमेटी की जो 8 साल से रिपोर्ट पड़ी हुई थी उसको हमने इसमें शामिल कर दिया। तो आपके इस बयान के बावजूद अब किसान भी पढ़ने लगे हैं और देखिए हर किसान A2 और C2 की बात कर रहा है कि उसमें A2 था क्या था और C2 क्या था। अब आप जब तकनीकी बात कर रहे हैं तो किसान भी तकनीकी बात करने लगे, आप क्या करें बताइए। देखिए ऐसा है, मुद्दा क्या है, और स्वामीनाथन जी ने खुद कहा था ये बात, आप पढ़ सकते हैं, उनका स्टेटमेंट है जिन्होंने कहा था कि ये सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अगर मैं काम गिनाना शुरू कर दूं तब आपको लगेगा कि सरकार के लिए हमने क्या क्या किया है किसानों के लिए। और किसान के बिना समर्थन के कोई सरकार तो टिक ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, हम तो किसान के समर्थन से सरकार आई है ना। मोदी जी ने किसानों के लिए इतना कुछ किया है, सोचते रहते हैं, तभी तो ये कानून लाए हैं। और उसके बाद हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। अगर कोई मुद्दे हैं, कोई डर है तो उसको एड्रेस किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, भदौरिया साहब, खुला ऑफर है कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, विपक्ष से चर्चा करने को तैयार हैं, हम किसानों से चर्चा करने को तैयार हैं। दिया जा रहा है इंपावरमेंट, दिया जा रहा है। आप न करें अगर आपको नहीं पोसाता तो, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं उसको तो करने दीजिए। डर कैसा? भाई भदौरिया साहब, कहना है कि आप नहीं कर पाए, तमाम जो दूसरी सरकारें रही, आपकी सरकार ने भी कई सरकारों को समर्थन दिया, आप नहीं कर पाए तो हम करना चाहते हैं। अगर हम सुधार करना चाहते तो मैं करने दिया जाए ना। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा सुधार बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप MSP फिक्स नहीं करेंगे और उसके बाद प्राइवेट पार्टी आएगी किसी भी दाम में, औने पौने दाम में खरीद के चली जाएगी। ऐसा सुधार करना चाह रहे थे क्या आप कि MSP फिक्स नहीं करेंगे? आप वो सुधार करना चाह रहे थे कि एसेंशियल कम्युनिटी को ही खत्म कर देंगे आप, एक दाल आटा चावल किसी को जिसमें एसेंशियल कम्युनिटी हटा देंगे और इसका कोई भी आगे कितना भी स्टॉक कर दे, फिर आप बाद में आके कालाबाजारी करें, ये तो नहीं चाहिए था। आप कोर्ट में फैसला हो जाए तो कोर्ट में जाने का मौका ही किसान को ना मिले, उनको मौका नहीं दिया कोर्ट में जाने का। ये तो कोई कानून नहीं हुआ भाई। ऐसा कानून हमने बनाना चाहते थे और हम ऐसा कानून चाहिए। आप MSP फिक्स कर दीजिए प्राइवेट पार्टी में कि प्राइवेट पार्टी के लोग भी अगर जो मंडी में खरीदा जाएगा, जो वहाँ पे हमारी FCI जिस दाम पे खरीदती है उसी दाम उसी MSP पे हमारी प्राइवेट पार्टी खरीदेगी, तो दिक्कत क्या? कर दीजिए, कानून बना दीजिए ना। छोटा सा कानून बनाने के लिए लाइन ऐड करने के लिए हंगामा काट रहे हैं आप, पूरे देश में हंगामा काट रहे हैं, पूरे देश में रैलियां करते घूम रहे हैं। तो एक लाइन ऐड करनी, किसान चाह रहा है लाइन ऐड कर दीजिए। दूसरी लाइन आप ये सब कालाबाजारी का जो आपने एसेंशियल कम्युनिटी से बाहर निकाला, इसको वापस एसेंशियल कम्युनिटी में डाल दीजिए। क्या चाल एसेंशियल कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए, इसको दोबारा एसेंशियल कम्युनिटी में डाल दीजिए। और जो एक दूसरे को सुने तो सही, चर्चा करें और देखें क्या कालाबाजारी क्या हकीकत है, रोकने के लिए ऋषि साहब एक बड़ा सवाल है। ऋषि साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जनता ने हमको विश्वास दिया है, जनता ने हमको भरोसा दिया है, जनता ने हमको चुना है। और अगर हमको जनता ने विश्वास के साथ चुना है और उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए हम किसानों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उनको जो खेती है उसको फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, उनकी जो लागत है उसको हम दुगना करना चाहते हैं। तो जनाब करने तो दिया जाए। आप करने से पहले आप सवाल उठाने लगे। मनु जी 2017 विधानसभा गुजरात विधानसभा चुनाव को आपने भी कवर किया होगा। हाँ, 2017 विधानसभा चुनाव में गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा कपास और मूंगफली को लेकर था। सुदेश वर्मा जी पत्रकार भी हैं, पढ़ते लिखते हैं, बहुत समय देते हैं पढ़ने लिखने पे। ये हमें बता दे
एक बिल दिखा दे गुजरात का जिसमें कपास पे एमएसपी दिया गया हो एक किसान को, मैं अभी डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। हंसने लगे, हंसने लगे। तो रुक जाइए, अभी और सवाल, एक सवाल और ले लीजिए ना। अरे सुदेश वर्मा जी काहे परेशान है, क्यों परेशान है? मैं आपके राज्य का भी पोल खोल देता हूँ। बिहार झारखंड से आते हैं, मैं भी बिहार झारखंड से आता हूँ। 2006 में एपीएमसी हटा दिया गया। 14 साल कितना बड़ा समय होता है मनोज मनोज। उत्तर सुन लीजिए। बिहार में किसानों का क्या हाल है? आप किसी मंत्रालय का वेबसाइट खोलिए, 48,000 पर ईयर इनकम है बिहार के किसानों का। 14 साल में एपीएमसी एक्ट हटाने के बाद बिहार के किसानों को तो अंबानी अडानी हो जाना चाहिए था। क्या हाल है बिहार के किसानों का? नंबर 3, दिसंबर बीतने को है, धान की एक छदाम धान आपने खरीदा है बिहार में, और पिछले साल जो पैक्स के थ्रू बिहार में धान का खरीद हुई थी उसका कितना पैसा किसानों को जेब में दिया है, ये भी बता दीजिए मनु जी को। बता दीजिए। गुजरात में कपास का अरे तो बताने दीजिए ना, अरे तो बताने दीजिए, अरे बताने दीजिए। वर्मा जी बताइए। देखिए स्टूडियो में बैठ के अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं ये, ठीक है ना। मैं आप सरकार में देखिए, अगर इस लाइन के बाद ये बोलेंगे कि आप सरकार में बैठ के अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। देखिए मनु जी, आपने जो बात बोला हकीकत वही है कि अगर बीजेपी की आइडियोलॉजी पर बात करें तो बीजेपी बिलीव करती है दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट दैट गवर्न्स द लीस्ट। सरकार को लोगों के प्राइवेट लाइफ में नहीं होना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि सरकार जो है किसी का बिजनेस शुरू कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, कपास में कितना इन्वेस्ट हुआ है? अरे सर बोल रहा हूँ ना, यूपीएससी का परीक्षा थोड़ी है नहीं। देखो ये तो बात की बात है कि ये बीजेपी के साइलेंट किलर हैं या विपक्ष के लिए साइलेंट किलर, विपक्ष के लिए साइलेंट किलर है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष की जमीन खिसक गई है, इसलिए वो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्या हाल है पूछिए ना भदौरिया जी, न सरकार मान रही है न किसान मान रहे हैं, न सरकार मान रही है न किसान मान रही है। अब क्या करें? आप वहीं बैठे रहेंगे लखनऊ में या दिल्ली कूच करेंगे? लोकतंत्र में सरकार को मान जाना चाहिए, सरकार को हरदम नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हरदम अच्छी बात नहीं है। सरकार को किसानों ने ही सरकार को चुना है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ खड़े हों, कि गरीब के साथ खड़े हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब सरकार नहीं मानना चाहती, किसान तो मानना चाहता है बेचारा। किसान तो यही कह रहा है कि कानून जो सरकार आती है चीजों को ठीक करने के लिए बोला है जी, आप फिक्स कर दीजिए। सरकार ऐसे ही आती है और चले जाने के लिए हटा दी, उसको वापस डाल दीजिए और गट्ठर आता है, एक गट्ठर का कितना दाम है बता दे हमको। मैं डिबेट छोड़ दूंगा आज, मैं गूगल मत कहिए करने के लिए। देखिए सुदेश जी क्या है, सुदेश जी क्या है, सुदेश जी एक बात समझ लीजिए, आप एक बात आप समझ लीजिए कि संसद में विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम है तो वहां पर आप विपक्ष को नहीं बोलने देते हैं, और बाहर जो है विपक्ष की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर वो सरकार के प्रतिनिधि को नहीं बोलने देते हैं। अरे तो भैया एक एक करके सवाल पूछो। लोगों के समर्थन से आए हैं, लास्ट में ये मनमानी ये भ्रम में न रहे, मनमानी लेकिन मनमानी सरकार सुन रही है, स्टोर कर लेंगे, सरकार सुनेगी। अरे भैया कितना है कपास का एमएसपी, मूंगफली का एमएसपी नहीं बोलेंगे के बाद कितने किसानों को मोदी जी ने दिया है? मोदी जी आज कम्युनिकेट किए हैं। नहीं, ऐसी बहुत सी फसल है, चाहे वो बाजरा हो चाहे वो गेहूं हो, कई राज्यों में उनका समर्थन मूल्य तय है, बावजूद इसके वो समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। इस बात को समझ लिया जाए कि भले ही समर्थन मूल्य कई फसल का तय है, वो समर्थन मूल्य मिलता नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि समर्थन मूल्य पे 5,000 क्विंटल तक नहीं खरीदा गया है बिहार में, और मध्य प्रदेश में 1,27,000 टन खरीद लिया गया है। अब दुगना अंतर देखिए, जबकि दोनों की जो फसल है वो बराबर होती है। तो ये भी राज्य तय करता है कि मुझे समर्थन मूल्य पर कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना। किसान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारी फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, इसे लेकर कानून बनाया जाए, और अगर ये कानून बन गया तो ऋषि मिश्रा साहब ये भी तो तय है, ये भी तो मान लिया जाए कि सरकार के ऊपर इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा कि सरकार चरमरा जाएगी। अमित शाह जी क्लोज डोर मीटिंग में किसान नेताओं का, अरे भैया 17 लाख करोड़ कहां से लाएंगे जी। और मैं बता दूं सुदेश वर्मा जी, नहीं तो व्यवस्था भी तो देखनी है। छुपा जाते हैं, विवेकानंद में चले जाते हैं। बिहार में मनोज जी 1% गेहूं का खरीद हुआ है,
2020 में जितना गेहूं का उपज हुआ है ना, उसका 1% खरीद हुआ है, और धान का तो एक छदाम खर्च नहीं हुआ है, खरीद हुआ है इस साल। और पिछले साल, मैं भी किसान का बेटा हूं, पिछले साल पैक्स का पैसा हमें नहीं मिला। तो सुरेश जी, फिर सरकार कैसे बना लेते हैं, चुनाव कैसे जीत जाते हैं, ये भी तो बताइए। झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। सुनने की कुवत है तो मैं इसका जवाब दूं। बताइए वर्मा जी। आपको पता होना चाहिए बिहार में रिफॉर्म्स के बाद कृषि जो ग्रोथ है वो बढ़ा है। अच्छा, इसलिए 48,000 रुपए पर ईयर इनकम है, सबसे लोएस्ट बिहार है, सबसे किसानों के इनकम में सबसे लोएस्ट बिहार है। ये भी बताइए ना, कैसे होगा बताइए। ये नहीं बताइए देश के लिए क्या सही है, तय कैसे होगा। बिहार के किसानों का सरकार तय करेगी, टीवी स्टूडियो में तय होगा या सड़कों पर तय होगा, ये बताइए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ के आते ना, रोज एक ही झूठ बोलिए, कैसे चलेगा। आप सड़क पर आ जाएंगे फैक्ट्री से नया और राजनीतिकरण कर देंगे, मोदी जी की तरह थिरकना सीखिए। कैसे चलेगा देश, ये बताइए। दिखाइए थिरक के। अरे इंतजार करिए 3-4 साल, उसके बाद चुनाव भी लड़िएगा, कोशिश करिए जीतने का। दिखाइए मनोज जी कैसे थिरकते हैं, थिरक के दिखाइए तो आज दिखाइए थिरक। नहीं, मैं देख के क्या करूं, किसानों को दिखाना। ये थिरकने में एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, झूठ के फैक्ट्री। अच्छा वर्मा जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। तमाम विपक्ष के नेता, राजनेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शुरू में कुछ दिनों तक तो आपने किसानों से बात की, 5 दौर की बात हो गई, किसान नेता जब नहीं माने तो आपने कहा ये ऐसे मानेंगे नहीं, फिर आपने किसान सम्मेलन शुरू कर दिए, फिर आप पंचायतें करने जा रहे हैं देश भर में 700, और आप तमाम जो राज्यों के किसान संगठन के लोग हैं उनसे आप समर्थन की चिट्ठी मंगवा रहे हैं, दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, ये एक हकीकत है कि इस एजिटेशन के कारण हमारे किसान भाई भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि उन तक सच पहुंचाना और हर पॉइंट्स पर डिस्कशन करके उनको बताना कि हम कहां खड़े हैं। उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें ये कहीं से नहीं लगना चाहिए कि कोई भी डिसीजन सरकार ले सकती है उनके खिलाफ, और हम प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने बिंदु को लोगों तक ले जाने का अधिकार है। और सरकार चूंकि बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन ली है, सरकार फिर भी एकोमोडेट करने के लिए तैयार है। जो कंसर्न, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि अगर मोदी जी जो संदेश दे रहे हैं ये संवाद किसान मान जाएंगे, नहीं समझेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसान मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन जिसको भी चर्चा करना है अपने फेयर्स को, अपने कंसर्न्स को सरकार तक लाइए, सरकार उसको एड्रेस करेगी। अनुराग जी, दोनों तरफ बराबर आग लगेगी, किसान समर्थन की भी और किसान विरोध की भी, क्या करें? अनुराग जी। जी देखिए, दरअसल में यह है, मैं आपको बता दूं, किसान समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, किसान थोड़े लड़ेगा आगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आके माहौल बनाएंगे कि देखिए हम किसान हैं। तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि उसने कहीं ना कहीं गलत किया है, इसलिए वो बार बार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, किसानों से चिट्ठी लिखवा रही है, किसानों से मीटिंग करी। मैं कहता हूँ पता नहीं भदौरिया साहब की भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य करती है, मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूं क्या? दरवाजे पे बैठे उससे क्यों नहीं मिल सकते, उससे क्यों नहीं बात कर सकते? मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूं कि बीजेपी कैसे काम करती है, ये भी तो हमारी कार्यशैली क्या है, शायद आप इससे क्यों नहीं मुलाकात करना चाहते प्रधानमंत्री जी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी मिलके ऐसा माहौल बनाना चाहती है, सोचती है कि किसी तरह से किसान उठ जाए, किसी तरह से इनका जो कानून है, काला कानून है जिन्होंने जो धन्ना सेठों के लिए बनाया है, वो इनका लागू रहे, जिससे ये बड़े लोगों की मदद मिलती रहे। किसानों का दमन, पूंजीपतियों का नमन। वर्मा जी बोलिए। देखिए भदौरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली क्या है, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। चाहे वो ना समझाइए कानून हो, चाहे वो सीए हो, चाहे 370 हो, चाहे किसान हो, सबको हम हर साल लोगों के बीच में जाते हैं और उनको समझाते हैं। जब आप भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं, जब आप राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं, हम लोगों तक जाके अपनी बात रखते हैं और समझाते हैं, और लोग हमारे साथ उसके बाद बड़े लोग मदद करनी है। आपकी कार्यशैली मोदी है, उनके इंटरेस्ट में कभी कम्प्रोमाइज निवेदन है आपकी कार्यशैली जो अच्छा है वही करेंगे मोदी जी। ये बात आपको पता होना चाहिए। करना चाहते और बेचारा घर में ठिठुर रहा है, आज 22 हो गए, उनकी आप चिंता नहीं कर रहे हो, लेकिन जो वहाँ पे ऐसा ही चलता रहेगा, करने वाले लोगों को बुला के कर रहे हो आप, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये बहस खत्म नहीं होगी, और इस बीच जो किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार चर्चा कर रही थी, सरकार को भी लगा कि विपक्षी पार्टियां से मोहरा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, किसानों
के कंधे पर बंदूक रख सकते हैं, तो सीधे अब सरकार और सरकार के प्रतिनिधि किसानों से संवाद कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किसान खेमा भी दो गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, एक समर्थन में, एक विरोध में। लेकिन इसकी संख्या किसकी बड़ी होगी यह समझना होगा। सरकार अपने संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रही है, विपक्ष अपने अपने मुद्दों के जरिए, अपनी बातों के जरिए वो तमाम बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस रात की सुबह कब आएगी, इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे जवाब चाहिए, मैं इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज।